यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मेंटरशिप यहाँ पर जो चल रहा है, यहाँ पर जो आज डे नंबर इसका 12 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम है 2026 का होगा और 2026 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, ठीक है। प्री प्लस जो मेंस होगा, उन सब के लिए यहाँ पर आपके जो टॉपिक होते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जैसे कि यहाँ पर मेंस का टॉपिक होगा, वो टॉपिक आपको मैं पढ़ने के लिए दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ से पढ़ने के बाद आपको यहाँ से आंसर राइटिंग लिखना है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, पढ़ने के बाद टॉपिक नहीं पढ़ना है, सीधे उन्होंने क्वेश्चन देखा, आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो ये आप कर रहे हो, ये आपका मेंस में काम नहीं आएगा, ठीक है, और प्रीलिम्स में भी काम नहीं आएगा। आप सोच रहे हो लिख के मैं जल्दी से दिखा दूँ, मुझे मार्क्स मिल जाए। ये टेम्परेरी, देखो यहाँ पर टेम्परेरी करना कोई मतलब नहीं है इसके, ठीक है। जब तक आप टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ते हो, उसके बाद आंसर करते हो, तो कोई मतलब नहीं कि आप गूगल सर्च करो, टॉपिक पढ़ के आप देख के उतार लो, है ना। वो तो ना मार्क्स तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो इस वजह से कहा जाए टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर रेडी करना है, राइट। और उसके बाद यहाँ से जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन रहते हैं वो सॉल्व करना है। प्रीलिम्स क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, चलेगा, लेकिन जो आंसर राइटिंग करना है वो बाद में करनी होती है, टॉपिक पढ़ने के बाद, राइट। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं यहाँ से। आज डे 12 है और यहाँ पे 28 तारीख है आज, ठीक है, ट्यूसडे। और टॉपिक पॉलिटी यहाँ पर है। यहाँ पर मैंने इंग्लिश से भी टॉपिक दिखा दिए यहाँ पर डे 12 के हिसाब से। यहाँ पर जैसे क्या है, यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज यहाँ पर पार्ट 1 में, ठीक है, सिटीजनशिप नागरिकता है, और सब टॉपिक में यहाँ पर दिख जाएगा, सब टॉपिक दे रखे हैं, राइट। तो यहाँ पर ऐसे करके मैंने ये भी बना दिया इंग्लिश में भी, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा फ्रेम दिख जाएगा ये। तो देखते हैं यहाँ से, डे 12 है। यहाँ पर टॉपिक है इसके, देखो पहला हिंदी में दे रखे हैं यहाँ पर, नागरिकता संघ एवं जो मूल अधिकार है उसका पहला भाग, ये आपको यहाँ से पढ़ना है। मुख्य विशेष के क्या क्या मेन टॉपिक क्या क्या होंगे इसके, देखो संघ और क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार की शुरुआत यहाँ पर कैसे हुई, ठीक है। ये सब टॉपिक आपको यहाँ से अपनी जो बुक है, जो एम लक्ष्मीकांत है, अगर आपके पास एम लक्ष्मीकांत नहीं है तो राजेश मिश्रा सर की बुक ले सकते हो। मैं आप नीचे आपकी यहाँ पर शो कर रहा होगा बुक, है ना, यहाँ से आप ले सकते हो जो भी बुक आपको जरूरत होगी इससे, राइट। और संघ और उसका क्षेत्र, यूनियन जो आप टेरिटरीज होते हैं भाग 1 में, ठीक है, वो आपको यहाँ से देखना है। अनुच्छेद 1 से 4 विवरण और राज्यों का पुनर्गठन की प्रक्रिया, ये भी आपको यहाँ से पढ़ना है। नागरिकता, यहाँ से जो सिटीजनशिप है भाग 2, ये भी आपको यहाँ से टॉपिक पूरा पढ़ना है। संविधान के प्रावधान क्या क्या हो सकते हैं, 5 से 11 तक क्या प्रावधान है आर्टिकल में, और नागरिकता अधिनियम है उसके क्या 1955 में संक्षिप्त अवलोकन है, वो भी यहाँ पे पढ़ना है। मूल अधिकार, फंडामेंटल जो यहाँ पे राइट्स होते हैं, उसके भाग 3 की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, है ना, क्या क्या था इसमें, और मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या होती हैं, उनका महत्व क्या होता है, ठीक है। तो ये सब मूल अधिकार को लेकर पूरी एक ही चीज़ आपको यहाँ से कवर करना है। उसके बाद समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से 18 का विस्तृत अध्ययन करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ऐसे इतनी चीज़ आपको ये कवर करना है, राइट। तो यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के टॉपिक आपके कवर होंगे अगर इतना पढ़ोगे तो, राइट। और देखो प्रीलिम्स के लिए सिर्फ इतना ही नहीं करा रहा हूँ मैं, इतना आपको करना है, मेंस के लिए भी करना है, साथ में जो प्रीलिम्स का भी स्टार्ट करेंगे, जनवरी से स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से आपको और अच्छे से पूरी चीज़ें कवर होती जाएंगी, ठीक है। तो इतना भी करना है, अभी आपके पास टाइम है तो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो ये सब टॉपिक है, उसके टॉपिक के आधार पर अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं मेंस के। मेंस का क्वेश्चन यहाँ से होगा पहला, यहाँ पर देखो जो डे यहाँ पर 1 लिखा है, डे 12 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। डे मतलब जो 12 है, इसके लिए यहाँ पर तैयारी करने के सुझाव कुछ हैं। स्रोत एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का, और दूसरा अध्याय का हो सकता है, ठीक है। दूसरा और तीसरा किसी में भी हो सकता है जो नई बुक है। नोट मेकिंग कैसे करोगे, यहाँ पर जो भी आर्टिकल हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया फंडामेंटल राइट में जा रहे हैं, ठीक है, 14 से 18 जो आर्टिकल है, उन सबको यहाँ पर एक सूची बनाना है आर्टिकल की, कि यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल कहाँ पर है, एक साइड वैसा बना सकते हो, ठीक है। और इन सभी टॉपिक के विषयों की परिभाषाएं जो होती हैं, जैसे कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट क्या होता है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनके गुण क्या होते हैं, क्या क्या हमारे लिए उपयोगी है, तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट करके आप इनको एक परिभाषा के पॉइंट पर नोट कर सकते हो। वो आपके इंट्रोडक्शन में और जो मेन बॉडी कुछ होगी वहाँ पर काम आ जाएंगे, है ना, और आपके प्रीलिम्स में भी हेल्प हो जाएगी। तो इतना आपको करना है, ये नहीं सोचना है कि मैं कॉपी में लिखा हुआ है, इतना करना है रोज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। पहला बोला यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया मैंने, क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश वाले भी हैं यहाँ पर लिख रहे हैं आंसर, तो उनको भी हेल्प हो जाएगा इससे। पहले यहाँ से, भारतीय संविधान द्वारा अपनाई गई एकल नागरिकता सिंगल जो सिटीजनशिप है, इसकी धारणा के पीछे के जो तर्क हैं उसकी समालोचनात्मक परीक्षण करना है, ठीक है। उसके बाद क्या आप जानते हैं कि राज्यों को भी अपनी नागरिकता प्रदान करने का अधिकार प्रदान करने भारत संघ की संरचना मजबूत होगी। कितने वर्ड में, 250, 150 से 250। देखो 150 से 250 नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ से मैं बताता चलता हूँ, सुनना है, 250 वर्ड में आपको करना है, ठीक है। 150 छोड़ दो, क्योंकि जो बड़ा क्वेश्चन होगा उसको 250 में करेंगे और छोटा क्वेश्चन होगा उसको 150 में, ठीक है। तो यहाँ से 250 वर्ड में क्वेश्चन कवर करना है। कैसे लिखोगे क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपको लिखना है, जैसे कि इसमें बताएंगे आप, इंट्रोडक्शन देंगे कि यहाँ पर एकल नागरिकता की परिभाषा बताएंगे, एकल नागरिकता क्या है, ठीक है। और भारत में इसे अपनाने के कारण
बताएंगे क्या संक्षेप में इसके कारण थे, या आप यहाँ पे परिचय दे सकते हो इसको चीज़ को लेकर। कुछ एक उदाहरण से भी दे सकते हो, एक दो लाइन परिचय दे के एक उदाहरण दे सकते हो, जैसे कि भारतीय संविधान ने अमेरिका जैसे संघों के विपरीत एकल नागरिकता को अपनाया, जिसका अर्थ है कि नागरिकता केवल संघ भारत के नागरिक राज्यों के नहीं है, बल्कि यहाँ पर प्रावधान भाग 2 में भी होते हैं। ठीक है, ऐसे करके बता भी सकते हो। मेन बॉडी में क्या लिखोगे आप इसकी, मेन बॉडी में आप लिखना है आपको, मेन बॉडी में लिखेंगे कि एकल नागरिकता के पीछे क्या तर्क हैं। ठीक है, क्या इसके तर्क होंगे, उसका समालोचनात्मक परीक्षण करेंगे तर्क को लेकर के। ठीक है, उसके बाद उसके पक्ष में तर्क करेंगे, क्या इसके पक्ष में, जैसे कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता, विभिन्न जो संस्कृति हैं उस वाले देश की एकता की भावना को बढ़ावा देना। ठीक है, साथ ही जो भेदभाव की समाप्ति है उसकी, पूरे देश में नागरिकों के समान और अधिकार को सुनिश्चित करना। ठीक है, सांप्रदायिक और जो क्षेत्रीय भावना है उसको कम करना, और दोहरी नागरिकता के उत्पन्न होने से यहाँ पर क्षेत्रीय अलगाववाद को रोकना। ये 3 पॉइंट आप इसके पक्ष में बता सकते हो। ठीक है, क्या इसके पक्ष में थे। अगर समालोचना करोगे तो समालोचना में क्या पॉइंट लिखोगे, जैसे कि ये राज्यों की स्वायत्ता को कुछ हद तक सीमित करता है। कैसे कैसे आप यहाँ पर बता सकते हो, कुछ एग्जाम्पल देके कैसे सीमित करता है। ठीक है, और कभी कभी क्षेत्रीय पहचान को पर्याप्त महत्व नहीं दे पाता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ से देखना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपके समालोचनात्मक में ऐड कर दोगे, और ये 2 जो मैंने ऊपर बताया था वो आपके जो इसकी मतलब पक्ष में तर्क था वो बता सकते हो। तो 2 पॉइंट यहाँ से आपके इसके निकल आए। उसके बाद आपको लिखना है अगला पॉइंट। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसमें 2 चीज़ें आपने लिख दी इसकी, कि जो यहाँ से समालोचना और आलोचना इसकी लिख ली, मतलब क्या इसके पक्ष में थी, क्या इसकी समालोचना थी, ये आपने लिख ली पॉइंट। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद पूछा राज्यों को नागरिकता के अधिकार के लिए संघीय संरचना पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संघीय संरचना पूछा, संघीय संरचना पर भारतीय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ से इसमें लिखोगे आप, इसी को लेकर के आप लिख सकते हो लाइन छोड़ के। इसके तर्क में लिखोगे कि यहाँ पर संघीय ढांचा कमजोर होगा और भारत में एकल नागरिकता एकता की नींव है, और राज्यों की नागरिकता की क्षेत्रीयवाद और अलगाववाद और विभेद बढ़ सकता है इससे। ठीक है, अगला पॉइंट में यहाँ पे लिखोगे कि ये एक राष्ट्र एक पहचान के सिद्धांत के विरुद्ध होगा और नागरिकों के बीच गतिशीलता होगी इसमें बाधा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, और ये राष्ट्रीय हितों पर क्षेत्रीय हितों की प्रामाणिकता देगा, जिससे क्या होगा, संघर्ष और अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। तो 3 पॉइंट आप बताओगे कैसे उत्पन्न हो सकती है, कुछ एग्जांपल भी आप दे सकते हो। ये देखो काफ़ी अच्छे पॉइंट है। देखो एक बार क्या करना है, आपको पहले पूरा वीडियो देखना है। ठीक है, समझना है, उसके बाद से दोबारा से अपना आंसर को ऐसे लिखना है। पहले भले आपको टाइम लगेगा ये सब चीज़ करने में, लेकिन आप जो एक बार फ्लो अगर सीख जाओगे करने का तो अपने आप आंसर स्पीड में लिखना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो सबके साथ ऐसा है, ये नहीं सोचना कि आप पहले टाइम इतना जा रहा है इतना टाइम नहीं, आप अच्छे से भी टाइम दो। आपके पास टाइम है 2 मंथ का सिर्फ मेंस का करने के लिए। ठीक है, तो अच्छे से मेंस में दो। उसके बाद यहाँ पे निष्कर्ष अपना क्या डालोगे, मेन बॉडी मैंने दोनों पार्ट में करके आपको अलग अलग बता दी, और आपका इंट्रोडक्शन बता दिए क्या लिखना है। उसके बाद निष्कर्ष में क्या लिखोगे, निष्कर्ष या कंक्लूजन, इसमें क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है कि भारत जैसे जो विशाल और विविध देश के लिए एकल नागरिकता की आवश्यकता को दोहराते हुए एक संतुलित निष्कर्ष आप बताएंगे कि क्या यहाँ पर है। जैसे अपने मन से भी बता सकते हो इस चीज़ को लेकर, इस टॉपिक मैंने जो आपको टॉपिक बताया इस टॉपिक पर आप अपना निष्कर्ष बता सकते हो, संतुलित होना चाहिए वो। ठीक है, अगर आपको निष्कर्ष लिखना है तो लिख सकते हो कि जैसे कि संघीय भावना महत्वपूर्ण होने के कारण भारत की जो सामाजिक सांस्कृतिक विविधता है उसको देखते हुए एकल नागरिकता राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए नागरिकों के समान अधिकारों के लिए एक आवश्यक और अपरिहार्य आधार होता है। ये आप निष्कर्ष में लिख दोगे, या तो अपने अकॉर्डिंग जो मैंने बताया कि भारत जैसे विशाल जो विविध देश है उसको एकल नागरिकता को दोहराते हुए आप इसको बता दोगे निष्कर्ष। ठीक है, तो यहाँ से पहला आंसर आपका पूरा होगा। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 यहाँ से इसमें बोला है राज्यों का पुनर्गठन जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन है और संघराज्य क्षेत्र पर आधारित है। ठीक है, कैसे करना है देखो, क्वेश्चन को पहले समझो मैं क्या समझा रहा हूँ। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों की सीमाओं और नामों के परिवर्तन करने की संसद की शक्ति पर विस्तार से चर्चा करना है। क्या यह प्रावधान भारत के अविनाशी राज्यों अविनाशी संघ के बजाय विनाशी जो राज्य हैं उसके विनाशी संघ को बनाता है, तर्क सहित आपको बताना है। ठीक है, कैसे लिखना है, आप संविधान के अनुच्छेद भाग जो 3 है उसके तहत राज्यों की जो सीमाएं हैं, ठीक है, उसका नाम परिवर्तन करने की संसद की शक्ति पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, बता सकते हैं इसको लेकर के। ठीक है, क्या यह प्रावधान भारत को अविनाशी राज्यों के अविनाशी संघ के रूप बजाय किसी विनाशी राज्यों के संघ से हो सकता है, तो इसे करके आप बताएंगे इसको। ठीक है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो यहाँ से आप पॉइंट देखो। पहला इंट्रोडक्शन कहाँ से दोगे, इंट्रोडक्शन आप परिचय दोगे। भारतीय संविधान का जो भाग 1 है इसमें विशेष रूप से अनुच्छेद 3 का उल्लेख करना है, आर्टिकल 3 है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, एक बात याद रखना, जो इंट्रोडक्शन है 3 लाइन से ऊपर 3.5 लाइन से ऊपर नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर होगा तो आपका जो मार्क्स है वो कटेगा, बढ़ेगा नहीं, याद रखना है। ठीक है,
लिमिटेड में रखा है, सीमा में रखना है अपने वर्ड को, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, जो आर्टिकल 3 उसका उल्लेख करेंगे इसमें, जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है, इसके बारे में आप बताएंगे किसमें, इंट्रोडक्शन में। ये तो अब आपकी बात पूरी हो गई, ठीक है। आप क्या करोगे, आर्टिकल 3 को जाओगे और गूगल सर्च करोगे, यहाँ पर लिख डालोगे। ऐसा अगर करते हो तो आपको ज़रा टाइम तक ये सब नहीं चलेगा, है ना। आप सोचते हो हाँ ऊपर ऊपर तैयारी करना है, बहुत अच्छे से करो कि आप एक एक चीज़ आपको समझ के आप लिखो करो। भले ही क्वेश्चन को लिखने में 5 क्वेश्चन को लिखने में पूरा दिन निकल जाता है, ठीक है, बट ये चीज़ अच्छे से करो, आप भी सेटिस्फाई होगे लिखने के बाद, ठीक है। अगर खुद से चीज़ें करते हो, ढूंढ के करते हो, बुक से करते हो तो क्या करना है, आप एक बात पूरी होगी इंट्रोडक्शन। सेकंड बात आपकी मेन बॉडी में आती है। मेन बॉडी में आपको क्या लिखना है, अनुच्छेद 3 है, उसके जो तहत यहाँ पर संसद की जो शक्ति है उसकी चर्चा करेंगे। संसद में क्या शक्तियाँ, यहाँ पर पूछा ना, संसद की शक्ति पर विस्तार से चर्चा करना है। तो संसद की शक्ति पर आप विस्तार से चर्चा करोगे, कैसे कैसे, जैसे कि बताओगे कि संसद को, जो आर्टिकल 3 है, संसद को निम्नलिखित अधिकार देता है। क्या क्या अधिकार देता है, एक तो किसी राज्य क्षेत्र से अलग करके या दो से अधिक राज्यों को विधाकर एक नया राज्य बना सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल बना सकते हो, कोई कौन सा एग्जाम्पल अगर कोई है तो एग्जाम्पल बता सकते हो, ठीक है। सेकेंड बात, किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ाना या घटाना। अभी हाल ही में अगर कोई किया गया तो इसको बता सकते हो, क्या यहाँ पर एग्जाम्पल देखिएगा। करंट को आपको जरूर जोड़ना पॉइंट, है ना, हर चीज़ को लेकर। तीसरा पॉइंट, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, कोई राज्य की सीमा है उसको लेकर परिवर्तन करना, ये भी आपका आर्टिकल 3 में बताओगे सब बात। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, या अभी हाल ही में बहुत सारे किए गए कुछ, है ना, तो यहाँ पर ये बता सकते हो। तो ये सब चीज़ आप इसमें बता सकते हो, राइट। और यहाँ पर इसकी प्रक्रिया पूछा है, क्या इसकी प्रक्रिया है ना, यहाँ पर प्रक्रिया क्या होगी, देखो इसे प्रक्रिया में आप बताओगे, ऐसा विधेयक जो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही पेश किया जा सकता है, राइट। सेकेंड बात, राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास भेजता है ताकि वह एक निर्धारित समय पर अपनी राय दे सके, ये इसकी प्रक्रिया होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर कि आप बताएंगे कि जो संसद है राज्य विधानमंडल की राय मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, ठीक है। और ये विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है, ये आप यहाँ पर प्रक्रिया में बातें बताओगे। उसके बाद अगली बात क्या पूछी थी इसने, जो बोले विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ पर तर्कों सहित व्याख्या करना है, ये बात है ना। ऊपर ये बात तो पूरी हो गई हम लोग की, अब ये बात यहाँ से लिखेंगे। ये बात को लिखने के लिए आप यहाँ पे पॉइंट लिख भी सकते हो, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ पर तर्क, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे करके हेडिंग, या सीधे से आप एक लाइन छोड़ के स्पेस में देके यहाँ से लिख सकते हो इसको, है ना, बिना हेडिंग डाले भी, हेडिंग डाल के भी लिख सकते हो, राइट। तो क्या लिखोगे, आपको यहाँ से लिखना है, ये प्रावधान भारत को विनाशी राज्यों के अविनाशी संघ जो होते हैं वो बनाता है, ठीक है। विनाशी राज्य का अर्थ होता है कि संसद के पास यह शक्ति कि राज्यों की अस्तित्व, क्षेत्रफल और सीमाओं के बिना राज्यों की सहमति से बदल सकती है, और राज्य अपने अस्तित्व में संघ पर निर्भर है, वे विनाशी होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखोगे, अविनाशी संघ का अर्थ होता है कि किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं होता है, भारतीय संघ को तोड़ना नहीं जा सकता है, ये अविनाशी होता है, ठीक है। दोनों आप विनाशी में बता दोगे बात, ठीक है। आंसर विनाशी से नहीं स्टार्ट करना है, याद रखना है। और इसकी तुलना कर दोगे, क्या इसका तुलना है, कंपेयर कैसे करोगे, ठीक है। इसका कंपेयर कैसे करोगे, बताओगे कि यहाँ पर जो अमेरिका एक अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, विनाशी यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, ठीक है। और जहाँ संघ राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता को भंग नहीं कर सकता है, भारत इस मामले में अमेरिका से अलग है, ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो। या अगर कुछ और भी पॉइंट आपको अविनाशी के बारे में बताते तो आप यहाँ पे अपने पॉइंट दिखा सकते हो इसको लेकर के, ठीक है। या इसको लेकर के आप थोड़ा सा गूगल कर सकते हो कि कुछ पॉइंट अगर हैं, वहाँ से आप कुछ पॉइंट उठा सकते हो। पूरा पॉइंट नहीं उठाना है, आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ ऐसे हैं, उसको कॉपी करना है, ठीक है। और आपके पास नोट्स अगर नोट्स में होता है तो नोट्स में भी आप इसको लिख सकते हो। इतना चीज़ें करना है, आपका आंसर यहाँ से कवर होगा। और 250 100, देखो यहाँ पे लिखा है 150 से 250, आप कितने वर्ड में लिख सकते हो आंसर। मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा छूट दे रहा हूँ कि अगर 150 वर्ड में लिखते हो तो 150 में लिख सकते हो। ऊपर वाला भी क्वेश्चन 150 में लिख सकते हो, 150 में लिख दो, और 250 में लिखना है 250 में लिख दो, 200 में लिखना है 200 लिख दो। बट आप जो आंसर लिखोगे वहाँ पर अपना वर्ड लिखना, या आप ये नहीं नोट करोगे 150 से 250, आप जितने वर्ड में आपने लिखा है 150 लिखा है या 200 लिखा है या 250 लिखा है, वो वर्ड को आप लिखना है आपको, ठीक है, याद रखना है। और यहाँ पे निष्कर्ष क्या लिखोगे, मेन बॉडी पूरी हो गई। निष्कर्ष में आपको लिखना है यहाँ से कि जो संसदीय शक्ति है इसके पीछे के औचित्य जो कारण है उस पर प्रकाश डालोगे। बताओगे कि यहाँ पर जो यह शक्ति भारत की क्षेत्रीय एकता और देश की प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप है, जो नए राज्य हैं उसके निर्माण के लिए आवश्यक है, जो संघ की सर्वोच्चता को स्थापित करती है। ऐसा करके निष्कर्ष आप लिखोगे। निष्कर्ष और यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन है तो मैंने आपको पूरा बता देता हूँ, और मेन बॉडी भी करके पूरी एक चीज़ आपको समझा देता हूँ, ठीक है। कुछ पॉइंट आपको बस लिखने होते हैं, एक आप रफ कॉपी लिया करो, उसमें सब चीज़ें नोट करो, उसके बाद देन इसको अच्छी कॉपी में लिखो अपना, ठीक है, क्योंकि आपको एक अच्छा आंसर तैयार करना है, ठीक है। आगे रखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है,
मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स अनुच्छेद 14 पर आधारित है। इस पर यहाँ पर क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला है, इसको लेकर के विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण के सिद्धांतों के मत अंतर स्पष्ट करना है। भारतीय न्यायपालिका ने उचित वर्गीकरण के सिद्धांत को किस प्रकार विकसित किया है, जिसने अनुच्छेद 14 के दायरे से व्यापक बताया है। क्या होगा इसका, देखो आपको कैसे करना है। यहाँ से आप जो तीसरा है इसमें आप लिखोगे, परिचय आप दोगे, इंट्रोडक्शन दोगे। कैसे, इंट्रोडक्शन में आपको देना है कि बताना है यहाँ से अनुच्छेद 14 तो यहाँ पर उल्लेख करेंगे, आर्टिकल 14 है उसको बताएंगे आर्टिकल 14 क्या है। ठीक है, आप ये हेडिंग नहीं डाल दोगे अनुच्छेद 14, नहीं, आप सीधे अनुच्छेद 14 में जो बात कही गई पहले वो बात समझो, समझने के बाद आपको यहाँ से लिखना है वो बात। ठीक है, जैसे कि बताओगे कि जो आपका आर्टिकल 14 है, जो समानता के अधिकार के आधार पर इसमें दो सिद्धांत समाहित हैं। कौन कौन से, एक तो जो सिद्धांत हैं वो संबद्ध सिद्धांत आप यहाँ पे बताओगे। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद मेन बॉडी में अपने आएंगे। मेन बॉडी में क्या लिखना है, मेन बॉडी में आप लिखेंगे यहाँ से इसकी जो विधि के समक्ष समता है ये बताएंगे। ठीक है, विधि के समक्ष समता क्या है, राइट। और उसके बाद यहाँ पर पूछा था ना विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, ये भी पूछा था। देखो तो दोनों के बारे में आप यहाँ पर बताओगे। यहाँ से विधि के समक्ष समता, उसमें क्या लिखोगे कि यहाँ पर इसका जो स्रोत था ये ब्रिटिश से लिया गया था और ये नकारात्मक स्थिति का था, और इसका अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई विशेष जो विशेषाधिकार है वह नहीं होगा और कानूनी नज़र से सभी के समान होगा, और इसकी प्रकृति नकारात्मक होगी, राज्य पर निषेध होगा इसका। ऐसे करके आप इसमें बताओगे इसके बारे में जो विधि के समक्ष समता है। अगला जो पूछा यहाँ पर, ये बोला विधि के समक्ष समान संरक्षण, इसमें क्या बताओगे, इसमें आपको बताना है कि जो ये अमेरिका से लिया गया है या अमेरिका से यहाँ पर स्रोत से लिया गया है या और ही सकारात्मक है। ठीक है, और समान परिस्थिति वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और समान रूप से देखा जाना चाहिए। ठीक है, और सकारात्मक राज्य को समान व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता होगी। ये चीज़ आप इसमें पॉइंट बताओगे। उसके बाद संक्षेप में बता सकते हो कि नकारात्मक जो है विशेषाधिकार की अनुपस्थिति पर जोर देता है, जबकि सकारात्मक होता है समान परिस्थिति पे सक्रियता की सुनिश्चितता होती है, उस पर काम करता है। ऐसे करके आप थोड़ा सा की पॉइंट ये नोट करके आप साइड में लिख दो कि इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, उसके बाद और मेन बॉडी में क्या लिखोगे, एक तो बात अपने यहाँ से ये खत्म कर दी है ना। उसके बाद यहाँ क्या बोला, उसके बाद बोला उचित वर्गीकरण करना है। क्या करना है, उचित वर्गीकरण करना है। ये बोला ना भारतीय न्यायपालिका को उचित वर्गीकरण करना है, किस सिद्धांत पर विकसित किया गया है। तो देखो आप यहाँ पर बताओगे जो सिद्धांत का विकास है, सिद्धांत का विकास बताओगे कि समान जो न्याय है, जो समान न्याय है सिद्धांत को लागू करने के लिए न्यायपालिका ने महसूस किया कि पूर्ण समता संभव नहीं है। उदाहरण के लिए बच्चों, महिलाओं और करदाताओं को अलग अलग श्रेणी में रखा जाता है। एग्जाम्पल आप बता सकते हो, है ना, एग्जाम्पल लेकर के कुछ एग्जाम्पल अगर आपके पास है तो। सेकेंड बात है, इसी में लिखो लाइन में, इसलिए अब क्या है, जो राज्यों के जो व्यक्ति हैं इनको अलग अलग समूह में वर्गीकृत क्लासिफाई करने की अनुमति है, बशर्ते ये वर्गीकरण उचित होना चाहिए। ठीक है, उचित वर्गीकरण को दो आधार पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया, दो भागों में विभाजित किए गए, और ये न्यायपालिका ने ये निर्धारित किया कि यहाँ पर वर्गीकरण को उचित मानने के लिए दो शर्तें पूरी करनी होंगी। कौन कौन सी, एक तो पहला बोधगम्य अंतर, बोधगम्य अंतर। ठीक है, जो बोधगम्य अंतर होता है ये पहला। दूसरा होता है तर्क संगत। पहला बोधगम्य जो अंतर होगा उसमें आप लिखेंगे कि वर्गीकरण एक तार्किक आधार पर होना चाहिए, यानी समूहित जो समुचित या और यहाँ पर जो अलग किए गए व्यक्ति हैं उसको अंतर स्पष्ट होना चाहिए उनका, वो हमारे बोधगम्य में आ जाएंगे। राइट, और तर्कसंगत में क्या होगा, इसमें उस लक्ष्य के साथ यहाँ पर जो तर्कसंगत होना चाहिए जो कानूनी प्राप्त करना चाहता है। ये दो पॉइंट आप यहाँ से बताओगे। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे आर्टिकल 14 का व्यापक दायरा। क्या दायरा है इसका, बता सकते हो, पॉइंट से भी बता सकते हो या अपना फिगर बना कैसे दिखा सकते हो। आर्टिकल 14 का दायरा लिखोगे और 2 3 4 जो पॉइंट है आप लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो, मैं बता देता हूँ। आप लिखोगे यहाँ पर जो मनमानी पर रोक करना। ठीक है, मनमानी पर रोक, ईपी रायप्पा बनाम तमिलनाडु जो राज था 1974 में, मेनका गांधी बनाम संघ 1978 या 1978 में राज्यों के सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 14 अब केवल वर्गीकरण पर ही रोक नहीं लगाता, बल्कि जो राज्य है उसकी मनमानी जो होती है उसकी जो काम होगा उस पर भी प्रतिबंध करेगा। आप ये बात बता सकते हो। राइट, उसके बाद आपका आंसर यहाँ से करीब से करीब पूरा हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बातें आपने लिख लिया। कुछ और भी पॉइंट आपको धीमे धीमे से थोड़े थोड़े से ऐड करते रहना है। ठीक है, साइड में कुछ की पॉइंट
या कोई आपके पास आंसर अगर लिखे रखे हैं ना, या फिर कुछ की पॉइंट्स आपके हैं पॉलिटी के, तो आप नोट कर सकते हो। करंट के कुछ डेटा आप यूज कर सकते हो यहाँ पर, राइट। इस वजह से कहा जाता है कि जो योजना मैगजीन है उसको पढ़ना चाहिए, कुरुक्षेत्र मैगजीन को पढ़ना चाहिए, ठीक है। और जो साइंस रिपोर्टर मैगजीन आती है उनको पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि कुछ की पॉइंट वहाँ से निकलते हैं, उनको लिख करके नोट करके रखना है और यहाँ पर यूज करने होते हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष में आप क्या लिखोगे? निष्कर्ष में आपको लिखना है अनुच्छेद 14 की न्यायिक जो व्याख्या है ने इसे समानता के अधिकार के निष्पक्षता और न्याय के अधिकार में बदल दिया है। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी निष्कर्ष फिट बैठता है। ये तो निष्कर्ष में आप ये भी बता सकते हो बात कि सेकंड बात में अगला निष्कर्ष लिखना चाहते हो तो कि यहाँ पर अनुच्छेद 14 जो है ये अब गैर समता और गैर मनमानी, अब अनुच्छेद 14 के जो दोहरे पहलू हैं वो बन गए, जिससे इसका दायरा अत्यधिक व्यापक हो गया है, ठीक है। और ये भी बता सकते हो कि अनुच्छेद 14 न्यायिक जो व्याख्या से समानता के अधिकार में निष्पक्षता और न्याय के अधिकार में बदल देता है। तो इसे करके जो आपको ठीक लगेगा वो भाषाएं यूज कर सकते हो, बातें सब एक ही बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा करके अपने निष्कर्ष पूरा करके आंसर लिख सकते हो इसको, ठीक है। और एक आपका अच्छा सा आंसर लिख जाएगा। अगर ये देखो यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछता है तो आर्टिकल 14 यहाँ से आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे समता क्या है, समता समानता क्या है, राइट। और यहाँ पर विधियों के समान संरक्षण को लेकर अगर क्वेश्चन पूछता है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि विधियों के समान संरक्षण को लेकर निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया तो क्या करोगे? तो यहाँ से आप क्वेश्चन अच्छे से अपना तैयार कर सकते हो, ठीक है। इस वजह से मैं आपको करा रहा हूँ भी क्वेश्चन मेंस के। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टोटल क्वेश्चन नंबर 5 होंगे इसमें, ठीक है। क्वेश्चन 4 है मूल अधिकार को लेकर के, समान क्वेश्चन इसमें है ना। देखते हैं इसमें मूल अधिकार केवल राज्य की मनमानी जो कार्रवाई है उसके विरुद्ध उपलब्ध सुरक्षा उपाय नहीं, बल्कि यहाँ पर नागरिकों के जो सर्वांगीण विकास है उसके लिए भी आवश्यक होंगे। टिप्पणी करना है क्यों? देखो क्या लिखोगे, परिचय इंट्रोडक्शन में क्या दोगे आप? 150 शब्द में लिखना है। ऊपर आंसर जो लिखा था वो कितने शब्दों में था आप देख लो, मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी। अगर 150 लिखा है 250 लिखा उतने में लिखना है, अगर बीच में लिखा है 150 से 250 तो आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, लेकिन कॉपी में नोट करना है जितने भी वर्ड आप लिखोगे, ठीक है। देखते हैं इसको। यहाँ पे आप लिखोगे जो इंट्रोडक्शन या इसका जो परिचय होता है, मूल अधिकारों की जो परिभाषा है और संविधान में उसके महत्व का उल्लेख कर देंगे 2 से 3 लाइन में, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है। उदाहरण बता देंगे कि भाग 3 में जो निहित मूल अधिकार हैं वो जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं इसमें नागरिकों को बुनियादी मानवाधिकार होते हैं, ये है ना। उदाहरण बता देंगे ऐसा करके। आगे देखते हैं मेन बॉडी में क्या लिखोगे। मेन बॉडी में लिखना है आपको यहाँ पे बोला है अधिकारों का जो दोहरा महत्व था, पूछा है ना ऊपर कि अधिकारों का जो दोहरा महत्व है ये क्या होगा इसमें, राइट। तो यहाँ पर यह आप इसमें बताएंगे कि जो हमारे मूल अधिकार है इसमें जो दोहरा महत्व क्या है। एक तो राज्य की मनमानी पर रोक करना, यहाँ पे है ना राज्य की मनमानी पर रोक, तो आप लिखेंगे इसमें राज्य की मनमानी ये अधिकार राज्य की शक्ति पर सीमाएं लगाते हैं। नकारात्मक दायित्व होता है ये, ठीक है, सकारात्मक दायित्व नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ये राज्य की जो शक्ति होती है उसकी सीमाएं लगाते हैं। जैसे कि कुछ टर्म कंडीशन लगाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा, ये नकारात्मक सीमाएं, उनको कुछ करने से आज़ादी नहीं है ना। यहाँ पर कहीं जो और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो कि किसी से आज़ादी नहीं, इसको लेकर के ये पॉइंट अपना जो शक्ति लगाते हैं, तो ये नकारात्मक सीमा हो गई, ठीक है। अगला पॉइंट आप लिखोगे ये व्यक्ति स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं, ठीक है। और उदाहरण के लिए बता सकते हो कि आर्टिकल जो 21 है ये जीवन का अधिकार होता है, और अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए पर दोषित के संबंध में संरक्षण होता है। तो ये बात दोनों बता सकते हो, इतना जो है लिख करके मेन बॉडी में, ठीक है। अगला लाइन छोड़ के आपको लिखना है मेन बॉडी में सर्वांगीण जो विकास है, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक क्या होगा, है ना। सर्वांगीण जो विकास है उसके लिए क्या आवश्यक होगा, यहाँ पे लिखा है सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक होगा, टिप्पणी करना है। सर्वांगीण विकास के लिए आप लिखोगे कि जैसे कि ये अधिकार व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए सकारात्मक स्थितियाँ प्रदान करते हैं, ठीक है। ये हमारे सकारात्मक दायित्व होंगे, ऐसे करके लिख सकते हो। बौद्धिक यहाँ पर जो विकास होंगे वो क्या होंगे, आर्टिकल 19 में जो स्वतंत्रता के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत यहाँ पर जो शिक्षा का अधिकार है, ये आध्यात्मिक विकास हमारे जो बौद्धिक विकास में आप बता सकते हो कि हमारे 2 हैं, मतलब आर्टिकल कौन कौन से, एक तो आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार और आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार, ठीक है। उसके बाद आध्यात्मिक में लिखोगे, आध्यात्मिक विकास में क्या है, आर्टिकल 25 से 28 में यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को बता सकते हो, ठीक है। अगला पॉइंट बता सकते हो सामाजिक आर्थिक विकास को लेकर के कि यहाँ पर जो भेदभाव का निषेध है ये आर्टिकल 15, और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है आर्टिकल 23 से 24, ठीक है, जो एक सभ्य और समान समाज का निर्माण करते हैं। ऐसे करके आप आर्टिकल बताओगे इनको, इतने करके आप पॉइंट बता देने हैं, ठीक है। और भी आपको कुछ पॉइंट अगर यहाँ से मिलते हैं तो आप ऐड कर सकते हो इनमें, ठीक है। और 150 वर्ड में ये आंसर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा पॉइंट्स में है नहीं, इस वजह से 150 वर्ड में क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। और देखो एक बात, जो भी क्वेश्चन लिखोगे जो निष्कर्ष आप लिखोगे इसमें कोई भी क्वेश्चन हो,
मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ या कहीं भी क्वेश्चन कर रहे हो, निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक होना चाहिए। ये नहीं कि आपने ऊपर लिखा पूरा भड़ास निकाल दो नीचे कि नहीं उसने ऐसा किया है, ऐसा ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कर दो, नहीं, अपना माइंड कुछ नहीं चलाना है। बस ये है कि निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक होना चाहिए और एकदम साइलेंट। देखो मैं निष्कर्ष बताता हूँ ना आपको, एकदम साइलेंट वर्ड होते हैं और सोचे समझे होते हैं, सुलझे वर्ड होते हैं, है ना। जैसे कि देखो बताने जा रहा हूँ, निष्कर्ष में क्या लिखोगे आप, निष्कर्ष में लिखोगे कि दोनों पहलू जो हैं, दोनों पहलू तो उनकी समस्या पर जोड़ दोगे, क्या इनकी समन्वय था, समन्वय समस्या क्या था। जैसे कि आप बताओगे इस प्रकार की मूल अधिकार एक और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और वहीं दूसरी ओर एक ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं जहां नागरिक अपनी पूरी क्षमता का एहसास करता है, जिससे लोकतंत्र मजबूत होता है। ऐसे करके आप बताओगे इसमें, ठीक है, निष्कर्ष बताओगे और आपका आंसर यहाँ से पूरा होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 5वां, संवैधानिक आधार पर आधारित है। संवैधानिक आधार पर आधारित यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंध में राज्य की परिभाषा के तहत कौन कौन से यहाँ पर निकाय शामिल है। ये परिभाषा मूल अधिकारों पर लागू करने के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित निर्णय आलोक पर विश्लेषण करना है। देखते हैं कैसे करोगे। आंसर जो रहेगा इसका इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना जो रहेगी, कैसे लिखोगे इसकी। देखो प्रस्तावना आपको लिखना है यहाँ से कि जो अनुच्छेद जो 12 है, आर्टिकल 12, उसका उल्लेख करेंगे जो मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए यहाँ पर राज्य को शब्द को परिभाषित करता है। ठीक है, आर्टिकल 12 बताएंगे। ये आपको यहाँ से इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ से 2 से 3 लाइन आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपनी मेन बॉडी में आएंगे। मेन बॉडी में क्या लिखना है, मेन बॉडी में बताएंगे कि राज्य की परिभाषा के तहत शामिल जो निकाय हैं वो यहाँ बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछा है ना राज्य की परिभाषा को लेकर, तो बताएंगे क्या क्या है। जैसे कि भारत सरकार और संसद को लेकर के, यानी कार्यपालिका और विधायिका को लेकर के बताएंगे। राज्य सरकारें विधानमंडल हैं और यानी कार्यपालिका विधायिका उसको लेकर के बताएंगे। सभी स्थानीय जो पदाधिकारी होते हैं जैसे कि नगर पालिकाएँ, जिला पंचायतें, जिला बोर्ड, पोर्ट ट्रस्ट, ये सब के बारे में आप यहाँ पर सभी स्थानीय निकाय के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, अन्य प्राधिकारी जैसे कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण और अस्पष्ट जो खंड होते हैं जिसे न्यायपालिका ने विकसित किया, जैसे कि संवैधानिक या गैर संवैधानिक निकाय जो सरकार की उपकरण एजेंसी के रूप में काम करते हैं, जैसे ONGC, LIC, सेल, UGC, तो इसके बारे में आप अन्य प्राधिकारी के बारे में भी बता सकते हो। ये आपका यहाँ से राज्य की परिभाषा को लेकर के ये सब पॉइंट पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपको बताना है मूल अधिकारों को लागू करने के लिए परिभाषा क्या महत्व होगा, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए क्या यहाँ पर परिभाषा को प्रयोग करेंगे, ये सेकंड वाले में बताना है। तो यहाँ से क्या लिखना है आपको, लाइन छोड़ कर लिख सकते हो या लिखोगे नीचे मूल अधिकारों को लागू करने के लिए जो कुछ मतलब ऐसे पॉइंट करोगे लिखोगे, है ना। मूल अधिकारों को लागू करने के लिए व्याख्या ऐसे करोगे। ठीक है, जैसे कि आप लिखोगे मूल अधिकार का दायरा, मूल अधिकार जो होता है उसमें फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों के जो राज्य हैं उसके विरुद्ध उपलब्ध होते हैं। अनुच्छेद 13 ये सुनिश्चित करता है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो किसी मूल अधिकार को छीनता या कम करता हो। अगले पॉइंट इसमें दायरे का विस्तार, राज्य की परिभाषा के बिना मूल अधिकार केवल सरकार के केंद्रीय और राज्य के अंगों के खिलाफ लागू होंगे। इस परिभाषा ने संवैधानिक निकाय और सरकारी उपकरण के भी इस दायरे में ला दिया, जिससे नागरिक को इन संगठनों में मनमानी कार्रवाई के खिलाफ सुरक्षा मिले। ये सेकंड पॉइंट लिखोगे। ठीक है, अगली बात क्या पूछी इसने, अगली बात पूछी कि सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित जो निर्णय हैं क्या थे, है ना। यहाँ पर पूछा सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित निर्णय क्या थे लास्ट में, तो अभी लिखोगे हेडिंग डाल दोगे सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित निर्णय, या सीधे से लाइन छोड़ के लिख दोगे, ऐसे भी कर सकते हो। आप लिखोगे RD सेट्टी, सुनील शेट्टी था ना वैसा, RD सेट्टी बनाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, RD सेट्टी जो थे, इनकी सुप्रीम कोर्ट ने अन्य प्राधिकारी जो उसकी खंड को व्यापक बनाने के लिए यहाँ पर यह निर्धारण किया कि ये निकाय जो है इसको राज्य तब तक माना जा सकता है जब तक सरकार एक एजेंसी या साधन हो। ठीक है, पहले आपको याद रखना है। ठीक है, सेकेंड बात, अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीब, अजय हाशिया बनाम खालिद मुजीब, इस न्यायालय ने यह निर्णय किया कि यहाँ पर जो मानदंड आधारित जो निर्धारित किए जाएंगे इसका निकाय सरकार के उपकरण से है या नहीं, जैसे कि शेयर पूंजी का बड़ा हिस्सा सरकार के पास होना चाहिए और व्यापक सरकारी नियंत्रण में होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट लिख सकते हो। तो 2 यहाँ से करीब आप निर्णय इसके बता सकते हो। ठीक है, निष्कर्ष में आप लिखोगे, अगर एक कोई निर्णय और भी आता है तो आप यहाँ पे अपना ऐड कर सकते हो, ये कुछ पॉइंट इन्हीं में ऐड कर सकते हो अपना। ठीक है, निष्कर्ष में क्या लिखोगे, निष्कर्ष में आपको लिखना है राज्य की व्यापक व्याख्या ने मूल अधिकारों के परिवर्तन को मजबूत किया है और कल्याणकारी राज्य जो है वेलफेयर स्टेट्स हैं उनकी अवधारणा को आगे बढ़ाया है। ऐसे करके आप अपना निष्कर्ष लिखोगे। ठीक है, मैंने मेन बॉडी के करीब यहाँ से 8 से 10 पॉइंट बताए और निष्कर्ष बताया और इंट्रोडक्शन बताया, आपको बस आंसर अच्छे से
फ्रेम करके लिखना है। एक बात और, आंसर आप लिखते हो आपका नाम, ठीक है, कौन सा मेंटरशिप टेस्ट है, कितने वर्ड का, ये तो जरूर लिखना है, ठीक है, और आपने कितने वर्ड में लिखा है ना। जैसे कि मान लो 250 है, तो चलो 250 चलेगा, 250 का लिखा, जो भी वर्ड आपने लिखा है वो लिखने पड़ेंगे यहाँ। कितने मार्क्स के, मार्क्स चलो नहीं लिखा है तो छोड़ दो, वर्ड लिखा है तो वर्ड आप यहाँ पे लिखो। जो जो चीज़ें यहाँ पे लिखी होती हैं वो आपको सब मेंशन करनी होती है। लोगों ने क्या किया, आंसर लिख के यहाँ से स्टार्ट किया, क्वेश्चन में नहीं लिखा उन्होंने कि क्वेश्चन क्या है, स्टार्ट यहाँ पे लिखा क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट हो गया आंसर। ऐसे कोई नहीं करता है। आप एग्जाम देने जाओगे यूपीएससी का, तो वहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आपको लिखा मिलता है वहाँ, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन आपको नहीं लिखना पड़ता है, ना आपके वर्ड लिखना पड़ता है ना। यहाँ पे तो आपको नहीं लिखा मिल रहा है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, क्वेश्चन भी लिखना है, आपका जो नाम है वो भी लिखना है, ठीक है, क्योंकि जो वहाँ पे आप लिखते हो तो वहाँ पे आपका रोल नंबर, मार्क्स सब लिखे होते हैं आगे। तो सेम वही चीज़ अपनानी जो आप एग्जाम में करते हो, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे आप स्टार्ट लिखा और जमा कर दिया फ़ोटो खींच के, नहीं, आपको PDF बना के बाकायदा अच्छे से लिखना है और जमा करना है, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और इसका जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, मैंने बताया था डेली 20 क्वेश्चन इसी टॉपिक पर भी रहेंगे जो मेंस के हैं, तो वो मैं आपको आज दोपहर तक अपलोड करूँगा, राइट। जुड़ सकते हो टेलीग्राम से भी, वहाँ से भी आप अपना देख सकते हो उसको। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताते रहता हूँ, तो वो भी यहाँ पे आपसे कर सकते हो, ठीक है। अभी लेके आने वाला हूँ मैं अक्टूबर मंथ के करीब यहाँ पे 200 क्वेश्चन सोच रहा हूँ लाने के लिए मैं। अक्टूबर मंथ के मैं 150 या 200 क्वेश्चन लेके आऊँगा, 50-50 का सेट के हिसाब से, ठीक है। तो आपको बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे यूपीएससी एग्जाम जो है उसके लिए, और साथ में जो ईपीएफओ एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए, क्योंकि यूपीएससी दोनों कराता है एग्जाम, ठीक है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो एंड करते हैं यहाँ से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।